गुरु प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, मनुष्य के किए हुए कर्म कभी नष्ट नहीं होते। हर एक विचार, वाणी और कर्म का फल समय आने पर अवश्य लौटकर आता है। कभी तुरंत, कभी वर्षों बाद और कभी अगले जन्मों में भी। जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, तब वही कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए हुजूर महाराज जी और बाबा जी बार बार समझाते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य रचता है। अगर हम प्रेम, सेवा और नाम सुमिरन के मार्ग पर चलें, तो पुराने कर्म भी सहजता से कट जाते हैं और नया बोझ नहीं बनता। इसीलिए कहा गया है, कर्म लौटकर अवश्य आते हैं, पर सुमिरन उन्हें निष्क्रिय कर देता है। आज की साखी भी इसी से संबंधित है। वर्षों पहले की बात है, मेहरगढ़ नामक किसी राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। चंद्रसेन स्वभाव से बहुत ही अहंकारी और निर्दयी राजा था। उसे अपनी प्रजा की भलाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपना खजाना भरने से मतलब था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी राजा ऐसे अहंकारी व्यक्ति को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। हर्षवर्धन अपने राजा के प्रति बहुत ही वफादार था। मंत्री की पत्नी, जो कि एक बहुत ही दयालु स्त्री थी, अक्सर अपने पति को समझाती, आप महाराज को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वे हमारी प्रजा के साथ अन्याय न करें। आम प्रजा को परेशान करने से उनके दिल से बद्दुआ निकलती है, जो राज्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। मंत्री बोला, भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी हैसियत राजा के सामने एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने भी राजा के सामने सच कह दिया, तो वह मुझे मंत्री के पद से हटा देगा और मेरी छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दे सकता है। इसलिए इस घमंडी राजा की हाँ में हाँ मिलाना ही समझदारी है। मंत्री की पत्नी बोली, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे माफ कीजिए। मैं तो बस प्रजा की भलाई की बात कर रही थी, क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। लेकिन जब अपनी लाठी अपने ही सिर पर पड़नी है, तो फिर रहने दीजिए। राजा चंद्रसेन, जो घमंडी होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर भी था, उसके अंदर दया नाम की कोई भावना नहीं थी। वह अपनी प्रजा से दुगना लगान वसूलता था। अगर कोई भी व्यक्ति लगान देने से मना करता, तो राजा उसके घर से सारा धन उठवा लेता था और किसी पर दया नहीं दिखाता था। अगले साल मेहरगढ़ में भयंकर बारिश हुई और किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इसलिए अब प्रजा के पास कुछ भी नहीं बचा, जिससे वे लगान के रूप में राजा को कुछ दे पाते। जब मंत्री प्रजा से लगान वसूलने गया, तो लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। अब तो किसी के घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। हर कोई भूख से व्याकुल था। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा की सहायता करे। जब सभी लोगों ने यही बात कही, तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा, महाराज, इस साल भयंकर बारिश की वजह से सभी लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, तो वे भला लगान कैसे भरेंगे? इसलिए महाराज, ऐसे समय में लोगों की सहायता करनी चाहिए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मंत्री, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक राजा हूं, मैं भला प्रजा की सहायता कैसे कर सकता हूं? राजा का काम तो प्रजा से कर वसूलना होता है, और फिर राज्य में बारिश मैंने तो नहीं करवाई, ये तो बादलों का काम है। अगर प्रकृति के कारण किसानों को कोई कष्ट हुआ है, तो भला राजा उसके लिए जिम्मेदार कैसे हुआ? सभी लोगों को हर हाल में कर चुकाना होगा। और राजा ने चेतावनी दी कि अगर तुमने दयावान बनने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें राज दरबार से निकाल दूंगा। मंत्री बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो लोगों की खाल खींचकर भी उनसे लगान वसूल करूंगा। अब क्योंकि मंत्री को अपनी नौकरी प्यारी थी, उसने नगर में यह ऐलान करवा दिया कि चाहे जैसे भी हो, मेहनत करो, मजदूरी करो या दूसरे राज्यों में जाकर चोरी करो, परंतु राजा का कर तो अवश्य ही भरना पड़ेगा। सभी लोगों को 1 महीने का समय दिया गया, और यदि उसके बाद भी लगान जमा नहीं करवाया गया, तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। मंत्री ने यह ऐलान तो करवा दिया था, लेकिन उसे मालूम था कि प्रजा के लोग यह कर नहीं दे पाएंगे। परेशान होकर वह अपनी पत्नी के पास गया। मंत्री ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, भाग्यवान, आज तो बड़ी मुश्किल से मेरा मंत्री पद
जाते जाते बचा है। राजा प्रजा की खाल से भी लगान वसूलना चाहता है। मुझे मालूम है कि प्रजा कर नहीं दे सकती, फिर भी मैंने यह ऐलान करवा दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर लगान जमा करवाना होगा। अब अगर प्रजा के लोगों ने कर नहीं दिया तो राजा पक्का ही मुझे राज दरबार से निकाल देगा। बस इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस मूर्ख और घमंडी राजा से कैसे निपटूं और उसे कैसे समझाऊं कि प्रजा दुखी है और लगान नहीं दे सकती। तुम ही मुझे इस मामले में कोई सलाह दो। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने एक बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि राजा इतना पागलपन क्यों कर रहा है। क्योंकि राजा की कोई रानी नहीं है और न ही उसका कोई परिवार है। जिस व्यक्ति का परिवार होता है उसके मन में प्रेम और दया की भावना होती है। मेरी मानिए तो आप राजा की शादी करवा दीजिए। जब उसका घर बस जाएगा, पत्नी आ जाएगी, तो वह अपने प्रेम और व्यवहार से राजा का दिल जीत लेगी और ये घमंडी राजा भी हमेशा के लिए सुधर जाएगा। मंत्री ने कहा, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि भला ऐसे मूर्ख और घमंडी राजा को कौन सा दूसरा राजा अपनी बेटी देगा। हमारे राजा को तो किसी राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल होने का न्योता भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा राजा बिल्कुल पागल है। पत्नी ने कहा, हमारे राजा का विवाह किसी राजकुमारी से करवाने की क्या आवश्यकता है। मेरी मानिए तो हमारी प्रजा में से ही किसी लड़की को राजकुमारी बनाकर राजा के सामने पेश कर दीजिए। आप ही ऐसी किसी योग्य लड़की की तलाश कीजिए जो राजकुमारी बनने को तैयार हो। फिर आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वह रानी बनकर आपके ही पक्ष में होगी। मैं खोज करता हूँ जो राजकुमारी बनने के लायक हो। अगर वह राजकुमारियों जैसे कपड़े पहने तो कोई यह न कह सके कि वह राजकुमारी नहीं है। पहनावे के साथ साथ उसके हाव भाव भी राजकुमारियों जैसे होने चाहिए, और इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मंत्री की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 सप्ताह के अंदर ही उस लड़की को रानियों के सारे गुण सिखा दूंगी। उसी शाम मंत्री प्रजा के लोगों के बीच गया और उसने कुछ समझदार लोगों को उसने कहा, अगर आप लोग इसी तरह डरते रहे तो राजा हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग राज दरबार की सत्ता में भागीदार बन जाओ। लोगों ने कहा, मंत्री जी, हम भला राज दरबार में भागीदार कैसे बन सकते हैं। मंत्री बोला, राजा के पास कोई रानी नहीं है। अगर आप लोगों में से ही किसी की बेटी राजा की रानी बन जाए तो फिर आप लोगों की पकड़ राज दरबार तक हो जाएगी। रानी अगर प्रजा के बीच से होगी तो वह कभी भी प्रजा पर अत्याचार नहीं होने देगी। वह हमेशा प्रजा की भलाई की ही बात करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ही बीच से किसी ऐसी लड़की की तलाश कर लें जो राजकुमारी बनने के योग्य हो। रही बात उस लड़की को राजकुमारी जैसा बनाने की, तो वह काम आप लोग मेरी पत्नी पर छोड़ दीजिए। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को पहले तो राजकुमारियों जैसे वस्त्र पहनाए, फिर उसे राजकुमारियों जैसा रहन सहन और खाने पीने के तौर तरीके सिखाए, फिर उसे राजकुमारियों की तरह बात करने का तरीका समझाया। इस पूरी प्रक्रिया में 10 दिन लग गए। उस लड़की का नाम रत्ना था, लेकिन मंत्री ने उसका नाम बदलकर राजकुमारी देविका रख दिया। अब वह राजा के दरबार में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तब मंत्री ने उसे समझाया, राजा के सामने मैं कहूंगा कि तुम मुझे जंगल में मिली हो, लेकिन राज दरबार में किसी के भी सामने मेरे बारे में जिक्र मत करना। जब राजा तुमसे तुम्हारा परिचय पूछे तो अपना नाम राजकुमारी देविका बताना। भूलकर भी अपना असली नाम रत्ना मत बताना। यदि राजा पूछे कि तुम किस राज्य की राजकुमारी हो तो कहना कि तुम 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी देविका हो। अगर राजा यह पूछे कि तुम इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गई तो बताना कि तुम्हारे पिता के पास, बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। मंत्री राजकुमारी को लेकर राजा के दरबार में आ गया। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजाया था। जैसे ही राजकुमारी को लेकर प्रवेश किया, राजा की नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। राजा ने आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी थी। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, यह राजकुमारी कौन है और आपके साथ कैसे आई। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह लड़की एक राजकुमारी है।
यह मुझे हमारे राज्य के पश्चिमी दिशा के जंगलों में मिली। यह अकेली और बहुत ही परेशान थी, इसलिए मैं इसे दरबार में आपके पास लेकर आया हूं ताकि इसकी कुछ सहायता कर सकें। राजा ने पूछा, यह किस राज्य की राजकुमारी है और इसके पिता कौन हैं? अब राजकुमारी बनी लड़की ने कहा, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी देविका है। मैं 7 समुंदर पार राज्य की राजकुमारी हूं। इसके बाद राजकुमारी ने वही सब बातें कहीं जो योजना के अनुसार मंत्री ने उसे समझाई थी। उसकी सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? राजकुमारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप या तो मुझे मेरे माता पिता के पास भिजवा दीजिए या फिर मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, आप बताइए, हम इस राजकुमारी की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? मंत्री बोला, महाराज, इस राजकुमारी को उसके राज्य तक पहुंचाना तो संभव नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इस राजकुमारी से विवाह कर लें। ये सूरत और सीरत दोनों में ही अत्यंत गुणवान है और फिर हमारे महल में भी रानी नहीं है। रानी के बिना यह महल सूना पड़ा है। राजा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मुझे भी एक रानी की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं राजकुमारी देविका से विवाह करने के लिए तैयार हूं। आप अभी जाकर पंडित जी को बुलाकर लाइए। यह शुभ कार्य अभी और इसी समय होना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, पंडित को बुलाने की क्या आवश्यकता है? राजगुरु तो दरबार में आने ही वाले हैं। वे ही इस शुभ कार्य को संपन्न करवा देंगे। उसके बाद आप अपनी इच्छा से दान पुण्य कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर यदि महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे भी पूरा कर दीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अवश्य मंत्री जी, हम अपनी रानी की हर इच्छा विवाह के इस अवसर पर पूरी करेंगे। रानी के मन में जो कुछ भी होगा वह मुझसे मांग सकती है। जैसे ही राजगुरु दरबार में आए, राजा ने उनसे कहा कि वह इसी समय राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हाँ, क्यों नहीं। यदि हमारी रानी की कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब मंत्री ने रानी से कहा, महारानी जी, अब तो आप इस राज्य की महारानी बन गई हैं। यदि आप प्रजा का कर 5 साल के लिए माफ कर देंगी। राजा चौंक कर बोला, महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? हम अपनी प्रजा को इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? इस तरह से तो प्रजा के लोग आलसी हो जाएंगे। यदि आप 1 साल के लिए कर माफ करने को कहती तो होता। तब महारानी मुस्कुराकर कहने लगी, ये पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अगले 5 साल तक प्रजा से कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप प्रजा में यह ऐलान करवा दीजिए कि अगले 5 वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाएगा। ये सुनकर रानी बहुत खुश हुई और मंत्री की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो गई थी। लेकिन यह चाल किसी बुरे उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए थी। अब तो राजा भी बहुत खुश था। वह कई वर्षों से विवाह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, और अब उसका विवाह स्वयं ही हो गया, वह भी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ। वह घमंडी राजा अब रानी के प्रेम में पूरी तरह खो गया था। उसे पहली बार पता चला कि प्रेम ही सबसे मधुर अनुभूति है। इधर मंत्री ने पूरे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि राजा ने अपने विवाह की खुशी में रानी की बात मानकर 5 वर्षों के लिए प्रजा का कर माफ कर दिया है। हमारे राज्य के जंगलों में फल और लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में कोई भी जंगल नहीं है। यदि हम उन्हें लकड़ी और फल बेचना शुरू कर दें तो हमारे खजाने में धन आ सकता है। लेकिन राजा को मंत्री की यह सलाह उचित नहीं लगी। मन ही मन उसने विचार किया कि उसे अपना खजाना भरने के लिए किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करना चाहिए, परंतु वह यह विचार मंत्री को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि मंत्री इस योजना का विरोध करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के विवाह को अब 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। मंत्री सोचने लगा, अगर इस दौरान राजा को पता चल गया कि महारानी कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण परिवार की लड़की है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। महात्मा जी,
मैंने एक साधारण परिवार की लड़की का विवाह राजा से करवाया ताकि हमारी प्रजा की भलाई हो सके। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि कहीं यह बात राजा को पता न चल जाए। महात्मा जी ने शांत भाव से कहा, मंत्री जी, आपने राजा का विवाह धोखे से करवाया, लेकिन यह छल प्रजा के हित में था। परंतु एक बात ध्यान से सुन लीजिए, राजा के पाप इतने अधिक हैं कि वे अभी तक नष्ट नहीं हुए और इसी कारण उसके घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन साथ ही यदि अब तक राजमहल पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई है तो इसका कारण रानी के पुण्य कर्म हैं। राजा ने तो आज तक कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, लेकिन उसकी रानी धर्मात्मा है और उसी की वजह से प्रजा सुखी है। तुम चिंता मत करो, समय आने पर उनके घर में संतान का जन्म अवश्य होगा। महात्मा जी की बात बिल्कुल सही साबित हुई। कुछ ही महीनों के बाद यह शुभ समाचार मिला कि महारानी गर्भवती हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने रानी की सेवा में कई दासियों को नियुक्त कर दिया। परंतु इसी समय राजा के मन में पड़ोसी राज्य बसंतगढ़ पर आक्रमण करने के विचार भी आने लगे। असल में कुछ वर्ष पहले बसंतगढ़ के राजा विजय सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। गलती से राजा चंद्रसेन को भी उसका निमंत्रण भेज दिया गया। लेकिन जब राजा विजय सिंह को इस भूल का एहसास हुआ तो उसने तुरंत एक दूत भेजकर राजा चंद्रसेन से वह निमंत्रण वापस मंगवा लिया। यह सुनकर राजा चंद्रसेन के अहंकार को गहरी ठेस पहुंची। उसने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान समझा। आज तक किसी ने उसका इतना बड़ा अपमान नहीं किया था। यह अपमान उसके मन में एक जलती हुई चिंगारी की तरह धधक रहा था। वह बस मौके की तलाश में था कि किसी दिन बसंतगढ़ के राजा विजय सिंह से बदला ले सके। अब राजा विजय सिंह की एक और बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी और राजा विजय सिंह उसे लेकर रतनगढ़ राज्य जा रहा था। राजा चंद्रसेन को विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु वह विजय सिंह पर आक्रमण कर उसके खजाने को लूटना चाहता था। एक दिन उसने इस विषय पर अपने मंत्री से चर्चा की। मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, अब युद्ध के विचार को त्याग देना चाहिए। हमें पड़ोसी राज्यों से मधुर संबंध बनाने चाहिए। यदि हम शांति बनाए रखते हैं तो इससे हमारा राज्य भी समृद्ध होगा। लेकिन राजा को मंत्री की यह सलाह बिल्कुल उचित नहीं लगी। उसे लगा कि उसका मंत्री अब बुजुर्ग हो चला है और उसकी बातें व्यर्थ हैं। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में अपने मंत्री से सलाह नहीं लेगा, बल्कि उसने यह भी विचार किया कि मंत्री को पद से हटा देना चाहिए और उसकी जगह किसी और को नियुक्त करना चाहिए। राजा चंद्रसेन ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और बसंतगढ़ राज्य पर आक्रमण करेगा, और इस अवसर का लाभ उठाकर आप बसंतगढ़ पर आक्रमण कर सकते हैं। इस युद्ध में बहुत कम नुकसान होगा, लेकिन आपको बसंतगढ़ का पूरा खजाना मिल जाएगा। राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना को तैयार किया और बसंतगढ़ पर अचानक आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने विजय सिंह के महल में प्रवेश कर सारा खजाना लूट लिया। राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना को तैयार कर दिया। जब राजा विजय सिंह रतनगढ़ से लौटकर अपने राज्य पहुंचा तो उसका महल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। खजाना पूरी तरह से खाली था। अब उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए धन नहीं बचा था। राजा चंद्रसेन अपनी इस विजय से बहुत प्रसन्न था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह लालच और बदले की आग उसे किस अंधकारमय भविष्य की ओर ले जा रही थी। इस तरह से राजा विजय सिंह अब कंगाल हो चुका था। इधर राजा चंद्रसेन बहुत खुश था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। अब वह पूरी तरह निश्चिंत था। लेकिन मंत्री को यह भली भांति पता था कि बसंतगढ़ का राजा विजय सिंह इस अपमान को नहीं भूलेगा और निश्चित रूप से बदला लेने की फिराक में रहेगा। पहले मंत्री हर विषय में राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था, लेकिन इस मामले में उसने चुप रहना ही उचित समझा। वह यह बात महारानी से भी नहीं कह सकता था, क्योंकि जब से वे गर्भवती हुई थीं, वे अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती थीं और किसी भी गैर पुरुष को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब महारानी ने एक संतान को जन्म दिया। राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन जब दाई राजा के समक्ष पहुंची तो वह बहुत उदास थी।
राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, दाई तुम उदास क्यों हो? मुझे यह बताओ कि महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? दाई बोली, महाराज ऐसी बात नहीं है। असल में महारानी ने एक बहुत ही विचित्र बच्ची को जन्म दिया है। उसका मुख तो सामान्य बच्चों की तरह है, लेकिन उसका पूरा शरीर पत्थर का है। मैंने ऐसी संतान न कभी देखी, न कभी सुनी। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। जब वह रानी के कक्ष में गया तो देखकर दंग रह गया कि नवजात शिशु का केवल चेहरा ही जीवित था, जबकि बाकी पूरा शरीर पत्थर का था। राजा ने व्याकुल होकर कहा, रानी, हम इस विचित्र बच्ची का क्या करेंगे? रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, अब तो हमें इसे इसी अवस्था में पालना होगा। आगे जो भी होगा वह प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। राजा को उम्मीद थी कि रानी कहेगी कि इस विचित्र बच्ची को जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रानी इस पत्थर की बच्ची को ही अपनी संतान मान रही है, तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। राजा सोचने लगा कि अगर उसने इस विचित्र बच्ची को महल में रखा तो सभी के सामने उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। उसे लगा कि ऐसी बच्ची को महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिनों बाद राजा का मन भारी रहने लगा। वह अपने विचारों से विचलित होकर मन बहलाने के लिए शिकार पर जंगल चला गया। जंगल में उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर युवती पर पड़ी। राजा उसके समीप गया और पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? युवती मुस्कुराकर बोली, मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ। मैंने राजा चंद्रसेन के पराक्रम और यश के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैं उनसे विवाह करने की इच्छा रखती थी, इसी कारण मैं यहाँ आई थी। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि राजा का विवाह पहले ही हो चुका है, और वह भी एक गरीब किसान की बेटी से। राजा चौंक गया। उसने तुरंत विरोध करते हुए कहा, देवी, आपकी यह बात असत्य है। मेरी रानी एक राजकुमारी है। युवती ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये सच नहीं है। आपकी पत्नी वास्तव में एक गरीब किसान रामदीन की बेटी है। यदि आपको यकीन न हो तो आप स्वयं जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यदि मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए, लेकिन यदि यह सच निकला तो बताइए आप क्या करेंगे? राजा ने आवेश में कहा, अगर यह सच निकला तो मैं उसे महल से निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। युवती ने आगे कहा, महाराज, अब यह भी जान लीजिए कि आपकी रानी का असली नाम राजकुमारी नहीं बल्कि रत्ना है। उसकी एक और बहन भी है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। राजा को इस बात पर संदेह हुआ। वह युवती को अपने साथ लेकर किसान रामदीन के घर जा पहुंचा। जब उसने वहां देखा तो उसे बिल्कुल अपनी रानी जैसी दिखने वाली एक लड़की नजर आई। राजा को क्षण भर के लिए यही लगा कि यह उसकी रानी ही है। किसान रामदीन ने जब अपने घर पर राजा को देखा तो डर के मारे कांपने लगा। राजा ने किसान को फटकारते हुए पूछा, तुम्हारी दूसरी बेटी रत्ना कहाँ है? किसान डर गया और उसने सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी रत्ना ही आपकी रानी है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी योजना तो आपके मंत्री जी ने बनाई थी, वही मेरी बेटी को अपने साथ ले गए। राजा ने गुस्से में उस युवती से कहा, देवी, मैं अपनी शर्त हार गया हूं। अब आप ही मेरी महारानी हैं, मेरे साथ महल चलिए। वह लड़की तो इसी अवसर के इंतजार में थी। वह राजा के साथ महल चली गई। महल पहुंचते ही राजा क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री और रानी दोनों को कारागार में डाल दो और उस पत्थर की बच्ची को जंगल में फेंक दो। तभी एक लकड़हारे की नज़र जंगल में पड़ी। उस विचित्र बच्ची पर पड़ी जिसका सिर मनुष्य का और बाकी हिस्सा पत्थर का था। लकड़हारे ने अचरज से कहा, देखो तो ये कैसा विचित्र जीव है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लकड़हारे की पत्नी ने दया दिखाते हुए उस बच्ची को गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने बच्ची को छुआ, वह अचानक एक सुंदर कन्या में बदल गई। लकड़हारे की पत्नी चौंक कर बोली, अरे, आप इसे विचित्र जीव बता रहे थे, लेकिन यह तो किसी परी जैसी सुंदर बच्ची निकली। लगता है किसी ने इसे जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल लकड़हारा और उसकी पत्नी धर्मप्रिय, सरल हृदय और सच्चरित्र स्वभाव के थे। उन लकड़हारा दंपति ने अपने जीवन काल में कभी कोई छल या बेईमानी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा सत्य और ईमान की राह चुनी।
उनके पुण्य कर्मों के कारण ही बच्ची लकड़हारे की पत्नी के हाथ में आते ही अपने पत्थर के रूप से मुक्त हो गई। उसने प्रसन्न होकर कहा, अब यह बच्ची ही हमारा सहारा बनेगी। हम इसे अपने घर ले चलेंगे और इसका लालन पालन करेंगे। वे दोनों उसे लेकर अपने घर आ गए। इधर राजा अपनी नई महारानी को लेकर महल पहुंचा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह युवती वास्तव में कोई और नहीं बल्कि बसंतगढ़ के राजा की एक दासी थी, जो बदला लेने के लिए भेष बदलकर आई थी। महल में पहुंचते ही राजा ने घोषणा की, आज से यह हमारी नई महारानी है, इनके हर आदेश का पालन किया जाए। महल के सभी दास दासियों ने नई महारानी का स्वागत किया। कुछ दिनों बाद नई महारानी ने राजा के भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी। राजा कई घंटों तक अचेत रहा। इस बीच नई महारानी ने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाया और राजा का सारा खजाना उठवाकर बसंतगढ़ ले गई, क्योंकि राजा का आदेश था कि रानी के हर आदेश का पालन किया जाए, इसलिए किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। कुछ घंटों बाद जब राजा को होश आया तो उसने अपना खजाना खाली पाया। क्रोधित होकर उसने महल के पहरेदारों और सेवकों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, आपकी नई रानी सारा खजाना लेकर चली गई। आपने ही आदेश दिया था कि उनके हर आदेश का पालन किया जाए, इसलिए किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। अब राजा अपना सिर पीटने लगा। वह पश्चाताप से भर गया और तुरंत अपने राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु ने राजा की पूरी बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये सब तुम्हारे ही पापों का परिणाम है जो अब तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारी पहली पत्नी और मंत्री तो तुम्हारी भलाई चाहते थे, लेकिन तुमने उनकी एक न सुनी। अब यही तुम्हारे कर्मों का फल है। राजगुरु ने आगे कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तुरंत अपने मंत्री और रानी को कारागार से मुक्त करवा दो और वह बच्ची जिसे तुमने पत्थर समझकर जंगल में फेंकवा दिया था, वह अब रामू नाम के एक लकड़हारे के पास है। लकड़हारे की पत्नी अत्यंत धर्मात्मा थी, इसलिए उसके स्पर्श से वह बच्ची एक सामान्य बालिका में बदल गई है। अब तुम्हें जाकर अपनी नन्ही राजकुमारी को महल में वापस लाना चाहिए। साथ ही अपनी रानी और मंत्री से क्षमा मांग लो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। राजगुरु की बात मानकर राजा चंद्रसेन उसी समय लकड़हारे के घर गया। जब उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को देखा तो राजा ग्लानि से भर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर राजा ने अपनी नन्ही राजकुमारी को रानी को सौंप दिया और अपनी प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जब तक मेरी रानी नहीं कहेगी तब तक प्रजा के किसी भी व्यक्ति से कर लगान नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद राजा ने अपनी रानी और मंत्री की सलाह से कई वर्षों तक अपने राज्य पर न्याय और नीतियों के साथ शासन किया। प्रजा के लोग स्वयं अपनी खुशी से राज दरबार में धन और फसल का कुछ हिस्सा भेंट किया करते थे, जिससे राज्य का संचालन बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। हाँ, इस तरह राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और साथ ही प्रजा के लोग भी सुख और शांति के साथ रहने लगे। तो संगत जी, उम्मीद है आपको साखी पसंद आई होगी। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।